हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपका कल बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर होने वाला है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर देने से पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट के पेपर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो आज आ गए हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके। वो क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछा गया था बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट का बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में। क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इफ लेबर इज इंक्रीज्ड एंड कैपिटल इज रिड्यूस्ड दिस विल बी कॉल्ड। यानी यदि उत्पादन प्रक्रिया में यदि श्रम को बढ़ाया जाता है और पूंजी को घटाया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ बिटवीन फैक्टर्स, यानी संसाधनों के मध्य प्रतिस्थानांतरण, यानी संसाधनों को एक दूसरे से स्थानांतरित किया जा रहा है, यानी सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी संसाधनों के मध्य प्रति स्थानापन्नता। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ओनली वन फैक्टर इज नोन एज। यदि आपके बिजनेस में आउटपुट में चेंज हो रहा है, आपके प्रोडक्शन के आउटपुट में चेंज हो रहा है केवल एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से, इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है रिटर्न्स टू फैक्टर, ऑप्शन बी है रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो जब किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम केवल एक फैक्टर को चेंज करके यदि हम आउटपुट को चेंज करते हैं, यानी प्रोडक्शन के लेवल को चेंज करते हैं, उसको कहा जाता है रिटर्न्स टू फैक्टर। और ये जो रिटर्न्स टू फैक्टर होता है इसके लिए एक लॉ दिया गया, उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी। याद रखिएगा, यदि किसी आउटपुट में चेंज हो रहा है केवल एक फैक्टर की चेंज में होने की वजह से, यानी जितने भी आपके शॉर्ट रन के फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं, यदि केवल उन फैक्टर्स में चेंज हो रहा है कीपिंग द फैक्टर्स ऑफ लॉन्ग रन कांस्टेंट, तो ये कहलाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हिंदी में देखते हैं केवल एक साधन में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन का अध्ययन जाना जाता है। यदि केवल एक साधन में परिवर्तन किया जाता है और उसकी वजह से उत्पादन में परिवर्तन हो जाता है, यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी साधन के प्रतिफल के रूप में, और इसको परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज फाउंड इन लैंड। इसमें से कौन सी विशेषताएं भूमि में पाई जाती हैं? पहला है फिक्स्ड इन सप्लाई, दूसरा है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तीसरा है नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स एंड चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो तीनों की तीनों क्वालिटीज़ होती हैं वो लैंड में पाई जाती हैं। भूमि को ना ही आप मानवीय प्रयासों से क्रिएट कर सकते हैं, यानी उत्पन्न कर सकते हैं, और भूमि जो होती है वो प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार होती है और इसकी जो पूर्ति होती है उसमें भी स्थिरता होती है, यानी इसकी जो सप्लाई होती है वो भी फिक्स्ड होती है। तो ये तीनों के तीनों फीचर्स लैंड्स के होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एल शेप्ड आइसोक्वेंट हैज़ एन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी एक एल आकार के समुत्पाद वक्र पर प्रतिस्थानापन्नता की लॉस होती है, तो वो होती है 0 के बराबर, यानी 0 के बराबर। याद रखिएगा, यदि आपके आइसोक्वेंट का शेप एल है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एन आइसोक्वेंट इज सिमिलर टू। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जो आइसोक्वेंट होता है वो आपके इंडिफरेंस कर्व से सिमिलर होता है। आइसोक्वेंट किससे सिमिलर होता है? तो आइसोक्वेंट इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र के समान होता है। तो उसका हो जाएगा सी, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। When total physical product increases at a diminishing rate, then यदि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे, तो उस केस में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब भी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। व्हेन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। हिंदी में देख लेते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। जब कुल भौतिक उत्पादन घटते हुए दर से बढ़ता है तब जो सीमांत भौतिक उत्पादन होता है वो
गिरता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की, द मेन रीजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, यानी घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने का प्रमुख कारण क्या है। तो जो मेन रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का, वो होता है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इंडिपेंडेंट होना, यानी उत्पादन के साधनों का स्वतंत्र होना। ऑप्शन बी है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो ये भी रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के एप्लीकेशन का, यानी उत्पादन के साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, तो ये भी इसका रीज़न होता है। यानी जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सभी के सभी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगला है ऑप्शन सी, सम फैक्टर्स आर मोर प्रोडक्टिव दैन अदर्स, यानी कुछ साधन दूसरे साधनों से अधिक उत्पादक होते हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसका 7 का हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। जो मेन रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के एप्लीकेबल होने का, वैसे तो वो बी वाला है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, लेकिन इसमें जो ए और सी ऑप्शंस हैं ये भी एक लॉजिकल रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के अप्लाई होने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ऑल प्रोडक्शन इनपुट्स आर इंक्रीजिंग बाय अ गिवन प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड, यानी जब उत्पादन के सभी साधन एक दिए गए अनुपात में बढ़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, वैसे तो इसको कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, केवल इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिया है, तो इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यदि देता तो ऑप्शन सी सही था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने के प्रतिफल के कारण, पैमाने का जो प्रतिफल होता है उसी को कहा जाता है जब उत्पादन के सभी साधन एक दिए गए अनुपात में बढ़ते हैं, तो उसको पैमाने के प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो उसका हो जाएगा बी, दैट इज टैक्स इकोनॉमीज, क्योंकि जो टैक्स इकोनॉमीज होते हैं यानी जो कर बचतें होती हैं वो सब एक्सटर्नल होती हैं, क्योंकि जो टैक्स लगाना काम है वो गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के इंटरनल पार्ट्स में नहीं आती है, तो इसका हो जाएगा बी, दैट इज टैक्स इकोनॉमीज, कर बचतें। कर बचतें ऐसी बचतें होती हैं जो आंतरिक बचतों में नहीं आती हैं, ये बाह्य बचतों में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल टू, तो जितनी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं वो तभी अचीव होती हैं जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज लार्ज फर्म्स इन इंडस्ट्री, यानी एक उद्योग में जितने भी बड़े फर्म होते हैं उनको ही पैमाने का बाह्य बचत प्राप्त होता है, या फिर किसी भी तरह का बचत, बाह्य बचत की बात करें या आंतरिक बचत की बात करें, वो दोनों तभी प्राप्त होगा जब आप बड़े पैमाने पे उत्पादन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वाइल ड्राइंग एन आइसोक्वेंट वी जनरली टेक, यानी जब भी हम एक सम उत्पाद वक्र का निर्माण करते हैं तो उस समय हम क्या लेते हैं, तो उस समय हम लेते हैं लेबर एंड कैपिटल, यानी श्रम और पूंजी को। ठीक है, जब भी हम एक सम उत्पाद वक्र का निर्माण करते हैं तो उस समय किसको लिया जाता है, श्रम को और पूंजी को, यानी लेबर को और कैपिटल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, तो उसका हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को स्थापित करता है उत्पादन प्रकार्य, उत्पादन जो प्रकार्य होता है वो साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो जो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि जब आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करना होता है। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि आप फिक्स कॉस्ट निकालें तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज फिक्स कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है उसको फिक्स कॉस्ट यानी स्थिर लागत कहा जाता है। हिंदी में कुल लागत तथा परिवर्तनशील लागत का जो अंतर होता है वो स्थिर लागत के बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत नहीं है? तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल है यानी स्थिर पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो इसका हो जाएगा डी, जो आपका डी यानी स्थिर पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल जो होता है एक तरह का फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट में नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जिसमें आपको एक्चुअल पेमेंट करना होता है, जिसमें आप वास्तव में पेमेंट करते हैं, जिसमें आपके बिजनेस से पैसा जाता है, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जिसमें आपको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ता है। एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत एक ऐसा लागत होता है जिसको आंतरिक लागत कहा जाता है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट तो कर सकते हैं लेकिन उसको पे करने की नीड नहीं होती है, उसका पेमेंट कंपलसरी नहीं होता है, उसका जो पेमेंट होता है वो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने जो कैपिटल दिया है उस कैपिटल पे यदि हम इंटरेस्ट की बात करें, उस कैपिटल पे यदि हम ब्याज की बात करें तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, ये एक तरह का इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, इसमें एक्चुअल पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सप्लाइड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ यानी साहसी द्वारा स्वयं आपूर्ति पूंजी पर ब्याज, ये अस्पष्ट लागतों में होता है, या स्पष्ट लागतों में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज मार्जिनल कॉस्ट इज। जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है, यानी जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। उसका हो जाएगा ए, इज मोर देन एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत से अधिक होती है सीमांत लागत जब औसत लागत बढ़ता है, यानी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है। लागत वक्र औसत लागत को वक्र की नीचे ओर से काटता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उस केस में एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट लिस्ट होता है, यानी एवरेज कॉस्ट बिल्कुल न्यूनतम पे होता है, यानी औसत लागत न्यूनतम पर होता है, या फिर एवरेज कॉस्ट हाईएस्ट होता है, यानी औसत लागत उच्चतम स्तर पर होता है, या फिर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट यानी औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होता है। तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट को नीचे से काटेगा तो उस केस में सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि एवरेज कॉस्ट लिस्ट पे होगा, यानी औसत लागत न्यूनतम पे होगा। दूसरा कंडीशन ये होगा कि जो एवरेज कॉस्ट होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट नीचे से काटता है तो उस केस में एवरेज कॉस्ट लिस्ट होगा, यानी औसत लागत न्यूनतम पर होगा और एवरेज कॉस्ट जो होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे से जाकर काटता है तो क्या होता है? तो औसत लागत न्यूनतम पर होता है और औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होता है, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों ए तथा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द लॉन्ग पीरियड, दैट मीन्स इन लॉन्ग रन, यहाँ पे लॉन्ग रन लिखना चाहिए तो लॉन्ग पीरियड लिख दिया गया है। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में यानी लॉन्ग पीरियड में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब के सब वेरिएबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हिंदी में दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में हम सभी के सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो आपको पता है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के सम के बराबर होता है। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो टोटल कॉस्ट को हम जब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो आप हमारे सारथी को ज्वाइन करिए। सारथी को ज्वाइन करने से पहले आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारथी मिल जाएगा। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोक्वेंट। इसमें से कौन सा आइसोक्वेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सम उत्पाद वक्र की विशेषता नहीं है। तो सम उत्पाद वक्र की जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो इन डिफरेंस कर्व के
बराबर होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सम उत्पाद वक्र जो होता है यानी जो आइसोक्वेंट होता है वो कभी भी किसी भी एक्सिस को, ना ही एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को कभी काट सकता है। याद रखिएगा, ना ही इंडिफरेंस कर्व कभी आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट सकता है यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काट सकता है, ना ही आइसोक्वेंट कभी भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष को काट सकता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वे दोनों अक्षों को स्पर्श नहीं करता, तो इसमें दिया है कर सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज दी गई हैं आइसोक्वेंट के वो सब के सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डल्स यूटिलिटी इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी। तो पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है यानी जो सीमांत उपयोगिता होती है वो शून्य के बराबर होती है। तो एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी यानी संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, दैट इज मार्जिनल यानी सीमांत उपयोगिता। अगला क्वेश्चन नंबर 23, मार्शल्स डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज। मार्शल ने किस इकोनॉमिक्स के डिफिनीशन को दिया है? तो बताइए स्टूडेंट्स, मार्शल ने इकोनॉमिक्स की किस डिफिनीशन को दिया है? ऑप्शन ए है, इसमें हिंदी में पढ़ लेते हैं, अर्थशास्त्र की मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा किस पर केंद्रित है? तो वो केंद्रित है वेलफेयर पे। बाकी जो वेल्थ डिफिनीशन है वो एडम स्मिथ साहब दिए हैं। स्कैर्सिटी डिफिनीशन जो है वो लॉयनल रॉबिन साहब दिए हैं। अगला है, सॉरी, स्कैर्सिटी डिफिनीशन जो है वो प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, कुछ इशू है थोड़ा सा, एक मिनट माफ़ी चाहेंगे, एक मिनट। फ़ोन में थोड़ा सा इशू है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषाएं। सॉरी, अगला है क्वेश्चन नंबर 23 पे थे ना हम लोग। मार्शल का डिफिनीशन जो इकोनॉमिक्स का, यानी जो मार्शल द्वारा दी गई जो परिभाषा है वो कल्याण पर केंद्रित है यानी वेलफेयर पे सेंटर्ड है, ओरिएंटेड है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। तो इकोनॉमिक्स को चॉइस मेकिंग को किसने बताया है? तो वो बताया लॉयनल रॉबिन्स साहब ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चुनाव करने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। रॉबिन्स साहब ने, इनका पूरा नाम है लायनल रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन नंबर 25, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स आर डैश ओरिएंटेड। जो मॉडर्न डिफिनीशन इकोनॉमिक्स का वो ग्रोथ ओरिएंटेड है यानी वो विकास पर केंद्रित है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं वो विकास पर केंद्रित है यानी ग्रोथ ओरिएंटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड डिस्पाइट अ डिक्रीज इन इट्स प्राइस इट इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से देना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन को दे दिया गया है चेंज ऑफ डिमांड से। ये क्वेश्चन ही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए गए उसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यदि किसी भी कमोडिटी की डिमांड नहीं बदलती है, भले ही उसका प्राइस बढ़े, भले उसका प्राइस बदले और उस कमोडिटी की डिमांड ना बदले, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, यानी ईडी जो होता है वो जीरो होता है। अगला, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी विल बी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य पे होती है तो कुल उपयोगिता होती है मैक्सिमम पे। हम आपको बताए थे जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ एनी गिवन कमोडिटी फॉर अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होती है किसी भी कंज्यूमर की, किसी भी कमोडिटी के लिए, उसको हम और क्या कह सकते हैं? तो उसको हम मांग वक्र यानी डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो डिमांड कर्व से काफ़ी हद तक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, डिमांड इज इम्पैक्टेड बाय अ चेंज इन। डिमांड किसकी वजह से इम्पैक्ट होता है, किस चीज़ के वजह से प्रभावित होता है? तो इनकम की वजह से भी प्रभावित होता है, पॉपुलेशन की वजह से भी प्रभावित होता है, वो प्राइस की वजह से भी प्रभावित होता है। तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सपांसन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन, यानी हमारे डिमांड में यदि एक्सपांसन और कंट्रैक्शन होता है तो किसकी वजह से होता है, तो एक्सपांसन और कंट्रैक्शन होता है उस कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से। जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है, वो घटती है या बढ़ती है, तो उसकी वजह से डिमांड का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी मांग का विस्तार या संकुचन होता है। तो मांग के विस्तार एवं संकुचन का कारण क्या है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, तो आपकी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंजम्पशन यानी उपभोग से संबंधित है। सीमांत उपयोगिता का जो हास्य नियम है वो उपभोग से संबंधित है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं तो वहाँ आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, सॉरी। अगला, जनरली द डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटीज़, जनरली जो कमोडिटी का डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र, यानी सामान्यतः एक जो वस्तु होती है उसका जो डिमांड कर्व होता है, उसका जो मांग वक्र होता है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी देन एक्स एंड वाई आर डैश कमोडिटीज, तो यदि एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, यानी यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो वाई वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो रही है। अब इन दोनों वस्तुओं में क्या संबंध है, तो ये दोनों वस्तु एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, यानी स्थानापन्न हैं, यानी ये दोनों ही कमोडिटी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े और दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। जैसे पेप्सी और कोक, पेप्सी और कोको कोला जो है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लॉ ऑफ डिमांड इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड किस केस में अप्लीकेबल होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा नॉर्मल गुड्स के केस में अप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स के केस में अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि गिवन गुड्स जो होते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन यानी अपवाद में आते हैं, मांग के नियम के अपवाद में आते हैं। गिवन गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन यानी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ये दोनों को दोनों डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड इस पर अप्लीकेबल नहीं होता है, यानी ये डिमांड के एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसी पे डिमांड लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, यानी जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच होगी, यानी आपका जो डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष के पैरेलल है, यानी समांतर है, तो उस केस में डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो जब भी आपका डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के बराबर होता है तो आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उस केस में हमारे प्रोडक्ट का प्राइस तो कांस्टेंट होता है लेकिन डिमांड अपने आप बढ़ती रहती है, अपने आप बढ़ती है, कम होती है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज इन्फिनिटी यानी अनंत। अगला क्वेश्चन नंबर 36, इन केस ऑफ डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, तो यदि कोई भी डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होगी यानी वाई एक्स के समांतर होगी तो उस केस में जो डिमांड होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा यानी मांग का जो लोच होगा वो शून्य के बराबर होगा, यानी वो जीरो होगा। ध्यान से, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होगा, जब आपका वाई एक्सिस के पैरेलल आपका डिमांड कर्व है, तब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि आपका डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होगा। याद रखिएगा, वाई एक्सिस पे जीरो और एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट, पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज जीरो यानी शून्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ, क्रॉस इलास्टिसिटी यानी लोच ऋणात्मकता होगी, आड़ी होगी किस दशा में, यानी हिंदी में बता देते हैं आपको, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नकारात्मक कब होगी, यानी लोच ऋणात्मक कब होगी, आड़ी ऋणात्मक कब होगी, यानी वो नेगेटिव इलास्टिक कब होगी क्रॉस इलास्टिसिटी में, तो वो होगी तब जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाएगी, यानी जब पूरक वस्तुओं की बात की जाएगी। बिकॉज जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनमें एक नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, क्योंकि यदि कम्प्लीमेंट्री गुड में किसी एक गुड का डिमांड बढ़ता है तो उस केस में दूसरे गुड का जो डिमांड होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और यदि किसी एक गुड का डिमांड कम होता है तो दूसरे का भी कम हो जाता है।
यहाँ पे डिमांड की बात की जा रही है, प्राइस की बात नहीं की जा रही है। अगला, इन केस ऑफ अ सब्सटीट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो सब्सटीट्यूट केस के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी वो धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो इन केस ऑफ, तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो जीरो होती है इंडिपेंडेंट गुड्स यानी अनाश्रित वस्तुओं के बीच में। यदि दो ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो उस केस में उन कमोडिटीज़ के बीच में उन कमोडिटीज़ के बीच में जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। तो इसका हो जाएगा बी, दैट इज़ इंडिपेंडेंट गुड्स यानी अनाश्रित वस्तुएं। अगला क्वेश्चन नंबर 40, एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, यदि अगर आपका जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है उसके स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट में, डिमांड कर्व के स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो वो होती है 1 के बराबर। यानी एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होगी तो वो होगी 1 के बराबर, यानी 1 के इक्वल होगी इन केस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 40 MCQs जो आपके पिछले साल पूछे गए थे। बीच में थोड़ा बहुत हमारी ज़ुबान फिसली, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ बोलने में। कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी के जो काफ़ी प्रचंड शब्द हैं, उनको बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं भी हिंदी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन हिंदी के कुछ ऐसे जटिल शब्द हैं जिनको बोलने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी सीख रहे हैं आपके साथ साथ, आप भी सीखते रहिए और आगे जीवन में बढ़ते रहिए। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पूरे शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए। और एक और चीज़, अभी आपकी लाइव क्लास होने वाली है ठीक 8 बजे, तो ठीक 8 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। अपने टारगेट सेमेस्टर चैनल पे लाइव क्लास होगी और उसमें हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स ऑल। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के PDF आपको मिले और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDFs आपको मिले, तो ज्वाइन करिए हमारे साथी को और बेहतरीन बनाइए अपने सेकेंड सेमेस्टर की जर्नी को। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।